प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बलोचिस्तान का अमन एक मरतबा फिर शरपसंदों के निशाने पर है। मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। इतवार और पीर की दरमियानी शब बलोचिस्तान के करीबन 10 से ज़ायद इलाकों में दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। सबसे ज़्यादा 23 हलाकतें ज़िला मुसाखेल में हुई, जहाँ मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उनकी गाड़ियों को भी जलाया गया। सरकारी हुक्काम ने अब तक अल्लात से 10 अफराद और ज़िला बोलान में 6 के कत्ल की तस्दीक की है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसाखिल वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये हमले बलोचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौके पर किए गए हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने जवाब पेश किया कि छोटी शाहराहों पर उमूमन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। दहशत गर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुसाफिरों को कत्ल किया। विफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुजरिमान को सज़ा की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब कच्चे के डाकू भी बेलगाम हैं। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर हमला करके 12 अहलकारों को शहीद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ अहलकारों की मरने से कबल की वीडियोस भी आ चुकी हैं, जिनमें उनकी तकलीफ नाकाबिले बयान है। ये वाक़यात नए नहीं हैं, क्योंकि कच्चे के डाकू ये काम पहली मर्तबा नहीं कर रहे, ना ही वो कोई आम डाकू हैं। ये डाकू रॉकेट लॉन्चर और मॉडर्न हथियारों से लैस है। सवाल यह है कि मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर और कितनी जाने लेगा? क्या हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल इस तरह से। दहशत गर्दी बलोचिस्तान का पुराना मसला, मिलिट्री ऑपरेशंस, सियासी ऑप्शंस का इस्तेमाल, मसला जूं का तू, मसला हल करने में नाकामी कहाँ? शहजाद साहब, ताकत का इस्तेमाल हो या मुज़ाकरात की बात हो, हर तरह की हिकमत अमली इख्तियार की गई, मगर नतीजा खेज नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी और क्या तरीक़ा कार होना चाहिए इसको सॉर्टेड आउट करने के लिए? देखिए, बलूचिस्तान का मसला हो या दहशत गर्दी को, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और दहशत गर्दी को अलग-अलग तौर पे देखना चाहिए। बलूचिस्तान में जब दहशत को इस्तेमाल किया जाता है, दहशत गर्दी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मकसद होता है कि उस किस्म की तकसीम जो कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 60-70 साल से अपनी जगह के अपनी बना चुकी हुई है, उसको उसकी अब एक तरह से लकीर को जैसे कि पक्की लकीर बनती जा रही है बदकिस्मती से। तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। जो दहशत गर्दी आपको कच्चे के इलाके में नज़र आती है या जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में नज़र आती है, ये टिपिकल जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पर सिक्का बंद दहशत गर्दी है। इस दहशत गर्दी का जो तरीका होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो बलूचिस्तान के मामलात को हमने बहुत मिस हैंडल किया। ये आज की जो इस्टाब्लिशमेंट है, जो आज का लॉ इन्फोर्समेंट है, जो आज की हुकूमत है, ये सिर्फ इसके सर की बात नहीं है, ये इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी बहुत पहले, बहुत अरसा पहले से शुरू हुई, जबकि हम खराब होते होते यहाँ तक आन पहुँचे। जब भी लकीरें खींची जाती हैं तो उन लकीरों को ख़त्म करना चाहिए, उनको और पक्का कभी नहीं होने देना चाहिए। और जब लकीरें बहुत पक्की हो जाती हैं और हमारा रियासती रिस्पांस या हमारा हुकूमती और सियासी रिस्पांस भी इस नौयत का हो जिसके अंदर कि हम उन लकीरों को और पुख्ता करते हैं, तो फिर दुश्मनी की हद तक वो चीज़ें चली जाती हैं। फिर दुश्मन में और अपने आप में फ़र्क करना बहुत, यानी कि वो दुश्मन और सही दुश्मन और उन दुश्मनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। वो दुश्मन मिल जाते हैं। तो बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुके हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हम अमन कुछ देर तक ला सकते हैं, लेकिन उस अमन का मतलब ये होता है कि सियासी अमल को तेज़ किया जाए, सियासी बातचीत को तेज़ किया जाए, नेगोशिएशन और उस तरीके से तेज़ किया जाए ताकि वो स्पेस निकल सके कि हम उस रास्ते पे चल पड़ें। तो किस हद तक लगे जाएंगे, कहाँ तक हम इस बातचीत को आगे ले जाके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये वो चीज़ें जो कि चूँकि ये बात कभी शुरू ही उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से कि जिस लेवल तक हम इस सारे मामले पे अब ये जा चुका है, जिस जगह पे जा चुका है, तो गालिबन पहला काम तो यही होगा कि जो आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके दुश्मन बन के सरहदों के बाहर से आके हमले कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना, फिर अमनो आमा कायम करना, लोगों की हिफाजत करना, जो आपके अंदर दहशतगर्द हैं उनको एलिमिनेट करना, और उसके बाद वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि कोई बातचीत का अमल हो सके। और बातचीत के ऊपर इस मरतबा पूरी रियासत को और पूरी सियासत को मिलके इसके ऊपर कुछ अमल करना है, वरना ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा और हमें ऐसी ही दिलखराश खबरें सुनने को मिलती रहेंगी।
حسن نثار صاحب، بلوچستان کی ایک تاریخ بھی ہے، معاشی سیاسی مسائل بھی ہیں، ہر طریقے سے معاملے کو اگر دیکھا جائے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے، ادراک نہیں رہا، ڈائریکشن صحیح نہیں رہی، ناکام کہاں ہوئے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، میں آپ کے اس انتہائی سینسیٹیو اور لوڈڈ سوال کا جواب نہ دینے کے باوجود جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند روز پہلے، میرا خیال ہارڈلی 15 ڈیز، بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ وہ رئیسانی صاحب، وہ جنہوں نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے، جی نواب اسلم رئیسانی، پتہ نہیں ایسانی ہے رئیسانی، نواب اسلم رئیسانی، ان کے سگے چھوٹے بھائی، جی ان کے سگے چھوٹے بھائی ملنے کے لیے تشریف لائے تھے میری طرف۔ وہ خود بھی کئی ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں، سابق ایجسونین ہیں، لاہور سے بہت محبت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا، آئی ایم سوری، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو وہ نہیں بتا سکتا، سمپل، معذرت میری قبول کریں، پرابلمز ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب سے جانیں گے کہ کیا ادراک ہے مسائل کا، حل موجود ہیں، اور اگر ہم ناکام ہیں تو کیوں، اس بریک کے بعد۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زیغم صاحب، حسن صاحب نے تو آئی ایم سوری کہہ دیا، مگر جسم کے ایک حصے کی تکلیف اگر حساس انسان ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہم کمزور ہوئے پھر سب کو سفر کرنا پڑا۔ بلوچستان کی ایک ہنگامہ خیز تاریخ ہے، شکایات ہیں، مسائل ہیں، سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، ہم ملک کے سب سے بڑے صوبے کو مین سٹریم کیوں نہیں کر سکے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف جنگ سیکیورٹی کے اداروں کی جنگ نہیں ہے، درست، یہ صرف ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کی گریونسز دور کی جائیں جن کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی ایلینیشن کو، ناراضگی کو دور کیا جائے، ان کی ریسورس ڈسٹریبیوشن کی شکایات کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ دہشت گرد اپنا نیریٹو بناتے ہیں۔ وہ نیریٹو بناتے ہیں کہ ہم تو کلونیلزم کا شکار ہیں، اپنا ایک گریونس کا نیریٹو بناتے ہیں، اور یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس کا حل تشدد میں ہے، اس کا حل بندوق اٹھانے میں ہے۔ تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کرنا ہوتا ہے منتخب اداروں نے، جمہوری اداروں نے، سول انسٹیٹیوشن نے۔ کہاں ہیں بلوچستان میں منتخب جمہوری ادارے؟ جب تک وہاں جینوئن آپ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے، عوام کے اصلی نمائندے نہیں لائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، تو یہ والا بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر دوسری بات جو ہمارے ہاں مسنگ ہے کہ یہ لوگ چاہے پختونخوا والے دہشت گرد ہوں یا بلوچستان میں جو قائم پذیر دہشت گرد ہوں، ہمیں نیریٹو کی مار کیوں دے رہے ہیں؟ ریاست نیریٹو کا شکست کیوں کھا رہی ہے؟ اور نیریٹو کا کام کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ جمہوری اداروں کا کام ہے۔